नमस्कार। आज का सुविचार, इंजॉय बीइंग एबल टू डू व्हाट यू आर डूइंग। इस दुनिया में आप जो कर रहे हैं उसे कर पाने की सराहना करें। अर्थात खुशी एक भावना है जो हम मनुष्य स्वयं के भीतर खोजते हैं। हमें ईश्वर का हर पल धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना है। उस कार्य को अगर हम पूर्ण मनोयोग से करेंगे तो निश्चय ही हमें खुशी का अनुभव होता है और इस आनंद को खुलकर जीना भी चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। Good morning everyone. Today's word is knife. K-N-I-F-E. Knife. नाइफ का मीनिंग होता है चाकू या छुरी। चाकू यानी कि नाइफ्स कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि शेफ्स नाइफ, ब्रेड नाइफ, पारिंग नाइफ एक्सेट्रा। आइए वाक्य में प्रयोग देखते हैं। प्लीज़ गिव मी अ शार्प नाइफ टू कट द वेजिटेबल्स। कृपया मुझे एक तेज धार वाला चाकू दें जिससे सब्जियां काट सकूं। सेकेंड सेंटेंस, शी ग्रैब्ड द बटर नाइफ एंड स्टार्टेड स्प्रेडिंग द जेली ऑन द बिस्किट्स। यहाँ बटर नाइफ एक अलग प्रकार का नाइफ होता है जिससे हम बटर, जैम, जेली आदि लगाते हैं। उसने बटर नाइफ को पकड़ा और उससे बिस्किट्स के ऊपर जेली को फैलाने लगी।
धन्यवाद। नमस्कार। मिशन अभ्युदय प्रार्थना सभा के अंतर्गत पजिल ऑफ द डे में आज की पहेली। क्रोध में सबको दुख देते, प्यार से सबको सुख देते। क्रोध में सबको दुख देते, प्यार से सबको सुख देते हैं। सच भी हम हैं, झूठ भी हम हैं। सच भी हम हैं, झूठ भी हम हैं। बताओ तो हम क्या हैं? बताओ तो हम क्या हैं? उत्तर शब्द। धन्यवाद। सुप्रभात। आइए डालते हैं एक नजर 17 जनवरी के इतिहास पर। 17 जनवरी सन 1841 में आज ही के दिन ब्रिटेन के पर्वतारोही जॉर्ज एवरेस्ट ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट का पता लगाया। सर जॉर्ज एक सर्वेयर और ज्योग्राफर थे। 1830 से 1843 तक उन्होंने भारत के सर्वेयर जनरल के तौर पर काम किया। 1865 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने सर जॉर्ज एवरेस्ट के महत्वपूर्ण योगदान के लिए माउंट एवरेस्ट का नाम उनके नाम पर रखकर उन्हें सम्मानित किया था। 17 जनवरी सन 1946 में आज ही के दिन दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहली बैठक हुई थी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ विशेष जानकारी। आइए आज हम जानते हैं एवरेस्ट पर्वत के बारे में। एवरेस्ट पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। वैज्ञानिक सर्वेक्षणों में कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है। नेपाल में इसे स्थानीय लोग सागर माथा अर्थात स्वर्ग का शीर्ष नाम से जानते हैं। इस नाम को नेपाल के इतिहासकार बाबूराम आचार्य ने सन 1930 में रखा था। अब हम जानते हैं प्रथम आरोहक के बारे में। प्रथम आरोहक थे एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे तथा तेंजिंग जो कि नेपाल के थे। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, प्रस्तुत है आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, जौनपुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? सही उत्तर है गोमती नदी। गोमती नदी उत्तर भारत में बहने वाली एक प्रमुख नदी है जिसका उद्गम पीलीभीत जिले से होता है। दूसरा प्रश्न, हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित है? सही उत्तर है गंगा नदी। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वह देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, भारत के जनजीवन की भावनात्मक आस्था का भी आधार है। अगला प्रश्न, मथुरा से होकर गुजरने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? सही उत्तर है यमुना नदी। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और प्रयाग में गंगा से मिल जाती है। अगला प्रश्न, इटावा किस नदी के तट पर स्थित है? सही उत्तर है यमुना नदी। अंतिम प्रश्न, कन्नौज किस नदी के किनारे पर स्थित है? सही उत्तर है गंगा नदी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की मॉर्निंग असेंबली की बाल कविता का शीर्षक है ठंडी का आया मौसम। ठंडी का आया मौसम, चूहिया ने पी चाय गरम, पीकर तन में गर्मी आई, घंटा घर तक दौड़ लगाई। ठंडी का आया मौसम, चूहिया ने पी चाय गरम, पीकर तन में गर्मी आई, घंटा घर तक दौड़ लगाई। ओके बच्चों, थैंक यू। बाल कहानी मूर्ख को सीख। एक जंगल में एक पेड़ पर गौरैया का घोंसला था। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंड से कांपते हुए 3-4 बंदरों ने उसी पेड़ के नीचे आश्रय लिया। एक बंदर बोला, कहीं से आग तापने को मिले तो ठंड दूर हो सकती है। दूसरे बंदर ने सुझाया, देखो यहाँ कितनी सूखी पत्तियाँ गिरी पड़ी हैं, इन्हें इकट्ठा कर हम ढेर लगाते हैं और फिर उसे सुलगाने का उपाय सोचते हैं। बंदरों ने सूखी पत्तियों का ढेर बनाया और फिर गोल दायरे में बैठकर सोचने लगे कि ढेर को कैसे सुलगाया जाए। तभी एक बंदर की नज़र दूर हवा में उड़ते हुए एक जुगनू पर पड़ी।
और वह उछल पड़ा। उधर ही दौड़ता हुआ चिल्लाने लगा, देखो हवा में चिंगारी उड़ रही है, इसे पकड़कर ढेर के नीचे रखकर फूंक मारने से आग सुलग जाएगी। हाँ हाँ कहते हुए बाकी बंदर भी उधर दौड़ने लगे। पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी गोरैया यह सब देख रही थी। उससे चुप नहीं रहा गया। वह बोली, बंदर भाइयों, यह चिंगारी नहीं है, यह तो जुगनू है। एक बंदर क्रोध से गोरैया की तरफ देखकर गुर्राया, मूर्ख चिड़िया, चुपचाप घोंसले में दुबकी रह, हमें सिखाने चली है। इस बीच एक बंदर उछलकर जुगनू को अपनी हथेलियों के बीच कटोरा बनाकर कैद करने में सफल हो गया। जुगनू को ढेर के नीचे रख दिया गया और सारे बंदर लगे चारों ओर से ढेर में फूंक मारने। गोरैया ने सलाह दी, भाइयों आप लोग गलती कर रहे हैं, जुगनू से आग नहीं सुलगेगी। 2 पत्थरों को टकराकर उससे चिंगारी पैदा करके आग सुलगाइए। बंदरों ने गोरैया को घूरा। आग नहीं सुलगी तो गोरैया फिर बोल उठी, भाइयों आप मेरी सलाह मानिए, कम से कम 2 सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़कर देखिए। सारे बंदर आग ना सुलगा पाने के कारण खींचे हुए थे। एक बंदर क्रोध से भरकर आगे बढ़ा और उसने गोरैया पकड़कर जोर से पेड़ के तने पर मारा। गोरैया फड़फड़ाती हुई नीचे गिरी और मर गई। सीख, मूर्खों को सीख देने का कोई लाभ नहीं, उल्टे सीख देने वाले को ही पछताना पड़ता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है अतीत से सीख, भविष्य की राह। जब भी हम कमजोर पड़े, अतीत में जाकर खुद से पूछें कि पिछली बार जब हम ऐसी ही परिस्थिति में थे तो हमने कौन सा निर्णय लिया था और हमें उसका क्या परिणाम मिला था। हम अपनी यादों से खुद को अलग नहीं कर सकते, बहुत ज़रूरी है ये यादें। कहते हैं यादें इंसान को कमज़ोर बनाती हैं, मगर इस मिथक को हमें झुठलाना है। अपने अतीत से प्रेरणा लेकर हमें आगे बढ़ना सीखना है। जीवन में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, पर अपने जीवन के लक्ष्य का सर्वश्रेष्ठ निर्णय हम ही ले सकते हैं, क्योंकि वो हम ही हैं जिसे वो लक्ष्य पाना है और हम ही स्वयं के लिए जिम्मेदार भी। हमें निराशा, जलन, द्वेष, दंभ, प्रतिकार आदि से खुद को दूर रखकर अपने लिए सही रास्ता चुनना चाहिए जो हमारे लक्ष्य तक जाता हो। लक्ष्य मुश्किल हो और रास्ता कठिन हो तो देर लगती है, मगर चलने वाले को मंजिल जरूर मिलती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सभी साथियों को संजीव शर्मा का प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक लर्निंग आउटकम के लिए ERS आधारित गतिविधि के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 5 के हिंदी विषय के एलो कोड H515 अर्थात 515 के बारे में, जिसका विषय है लेखन। और इस लर्निंग आउटकम में यह अपेक्षा रखी गई है कि छात्र किसी भी विषय पर 7 से 8 वाक्य लिख पाता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार की गतिविधि हम छात्रों के लिए करा सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियाँ अपनी शिक्षण योजनाओं के लिए तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आवश्यक है कि छात्रों को छोटे छोटे समूह में बिठा दें। इन समूह में छात्रों की संख्या 4 से 5 हो सकती है। अब प्रत्येक समूह में कोई एक चित्र दे दें। यह चित्र इस प्रकार का हो सकता है कि जैसे कि किसी मेले का हो, किसी चिड़ियाघर का हो, प्लेटफार्म का हो, खेत में काम करते हुए लोगों का हो सकता है, या खेलते हुए बच्चों का या खेलते हुए खिलाड़ियों का चित्र हो सकता है। इन चित्रों को प्रत्येक समूह में एक चित्र दें और छात्रों को कुछ इस प्रकार से निर्देशित करें कि चित्र को समूह के सभी सदस्य बहुत अच्छी तरह से देख लें और आपस में एक दूसरे से चर्चा कर लें, बात कर लें कि इस चित्र में हो क्या रहा है, चित्र में जो भी दृश्य दिखाया गया है उसमें हो क्या रहा है। और चर्चा करने के बाद आप जिस भी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, अब उसे कॉपी पर लिखना शुरू करें और कॉपी पर इस प्रकार से लिखें कि प्रत्येक सदस्य द्वारा कम से कम एक वाक्य अवश्य लिखवाया जाए। ज़्यादा भी लिखवा सकते हैं। और अब जो कुछ लिख गया है उसे एक बार पढ़कर देखें कि क्या वास्तव में वो एक कहानी अथवा लेख के रूप में तैयार हो गया है। यदि नहीं तो आवश्यक संशोधन जरूर करें। इस काम के लिए सभी सदस्यों को 5 से 10 मिनट का समय दे सकते हैं। छात्रों को यदि और अधिक आवश्यक है तो वो भी दे सकते हैं। और इस टास्क को पूरा करने के बाद अब प्रत्येक समूह को बारी बारी से अपनी प्रस्तुति का अवसर दें।
प्रस्तुति का क्रम इस प्रकार से होना चाहिए कि प्रत्येक छात्र को अपनी बात कहने का अवसर मिल सके। जब एक समूह अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो दूसरा समूह उस पर प्रतिक्रिया भी दे सकता है। आप देखेंगे कि जब छात्र इस प्रक्रिया से गुजरते हैं तो उनकी समझ बेहतर बन पाती है कि किस प्रकार के वाक्यों का या किस प्रकार का वर्णन उन्हें करना चाहिए। जब ये गतिविधि हो रही हो तो आपकी सक्रिय भागीदारी की बहुत अधिक आवश्यकता है। और हाँ, ये ध्यान रहे कि ऐसा चित्र बिल्कुल न दें जो छात्रों के अनुभव से परे हो। जिस लोकेलिटी में, जिस जगह पर छात्र रहते हैं, वहाँ उनके अनुभव से जुड़ा हुआ चित्र ही वहाँ पर दें। तो कराते रहें इस प्रकार की गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।